28 अप्रैल 2003 जसवंतपुरा जिला अजमेर राजस्थान 5:15 के आसपास सावर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला इंसान बहुत ही घबराती हुई आवाज में ये कहता है कि बनास नदी के तट पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम इससे पहले कि उस इंसान से कुछ पूछ पाती कि वो कौन है और कहां से बात कर रहा है, इसके पहले ही उसने फोन कट कर दिया था। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि बनास नदी पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है और उसके तट पर पिलर नंबर 11 के पास में एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है। और जब उस सिर को और करीब से जाकर देखा गया तो वो लोग देखते हैं कि वो सिर पूरी तरीके से जलाया गया है ताकि उस इंसान को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। लेकिन इस बीच सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार जब इंसान का सिर यहाँ है तो इसका धड़ कहाँ है। इस नज़ारे को देखने के लिए जितने भी लोग वहां पर आए थे उसकी नजरों में डर जो था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वहां के जो एसएचओ थे सुरेंद्र सिंह, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है और उसके साथ और भी कई सामान थे, जैसे कि एक जूट की बोरी और एक थैला भी पड़ा हुआ था जिसमें गहरा खून लगा था। और इसी क्रम में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसे ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर एक फुल स्लीव शर्ट मिलता है जिस पर पूरी तरह से खून लगा हुआ था। एक प्लास्टिक टेबल कवर और प्लास्टिक के 2 गट्टे भी मिलते हैं। और इसी क्रम में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस को वायरलेस ऑडियो के थ्रू एक मैसेज मिलता है कि बजरंग नाई नाम के व्यक्ति के कुएं में एक गठरी तैर रही है जिससे बहुत अजीब तरह की स्मेल आ रही है। पुलिस वालों को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है पुलिस वाले बिना देरी किए उस जगह पर पहुंचते हैं और उसके बाद उस कुएं से उस गठरी को एक रस्सी और लोहे के हुक के सहारे उस कुएं से बाहर निकाला जाता है। उस गठरी को 2 चादरों की मदद से बहुत ही टाइटली उसे बांधा गया था और जब उस गठरी को खोला गया तो उस गठरी से एक इंसान का कटा हुआ धड़ मिलता है जिसके शरीर पर थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं था, मतलब उसने कुछ नहीं पहना था। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का सिर नहीं था और जो बॉडी पार्ट्स थे उस गठरी के अंदर वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से स्मेल कर रहे थे कि वहां पर खड़े जितने भी लोग थे उसमें से कईयों को उसी वक्त उल्टियां आनी शुरू हो गई। उसके बाद सबसे पहले पुलिस वालों को डाउट होता है कि हो ना हो ये बॉडी पार्ट्स शायद उसी इंसान के हैं जिसकी सर हमें बनास नदी के तट पर मिली है। और जब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तब ये पता चलता है कि दोनों का डीएनए सैंपल सेम है। अब क्योंकि सर और धड़ जो था वो बुरी तरीके से जला हुआ था जिसकी वजह से पुलिस को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई कि ये सर और धड़ किस इंसान का है। जिसके बाद पुलिस वालों ने पूरे रीति रिवाज के साथ उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और उससे जो भी एविडेंसेस मिले थे, जो भी सबूत उन्हें मिले थे, उन सारे एविडेंसेस को एविडेंस रूम भेज दिया गया। घटना के ठीक 4 दिन बाद यानी कि 3 मई 2023 को पुलिस वालों ने वहां के लोकल अखबार वालों को बुलाया और उन्हें ये बताया कि हमें एक बॉडी मिली है जिसका धड़ अलग है और सिर अलग है और जो बॉडी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जली हुई है और उसके लेफ्ट आई के नीचे स्टील के तार लगे हुए हैं, मतलब उस इंसान ने कभी ना कभी फेशियल सर्जरी करवाई थी। और देखो इस स्टील वाली बात को ना याद रखना क्योंकि इस स्टील के तार की वजह से इस पूरे केस को सॉल्व किया जाता है, वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। इससे आगे जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है, इसीलिए अगर आप कमजोर दिल के हो देन प्लीज स्किप द वीडियो राइट नाउ। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड भवानी शंकर शर्मा। जसवंतपुरा से ठीक 120 किलोमीटर की दूरी पर किशनगढ़ एक बहुत बड़ा मार्बल मार्केट है और इसी किशनगढ़ में रहता था एक आदमी जो कि एक मार्बल का व्यापारी था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। और ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये भवानी शंकर शर्मा और उसकी बीवी निधि शर्मा का फोटो है और इस फोटो में दोनों काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि इसके कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी ने यानी कि निधि शर्मा ने उसके एक बच्चे को जन्म दिया था। भवानी शंकर शर्मा जो था वह किशनगढ़ में अपने माँ बाप से अलग रहता था क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसे उसके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसके माँ बाप के साथ ना तो अपने पति को देखना चाहती थी और ना ही खुद
उनके माँ बाप के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से उसके पति के साथ उसकी हमेशा अनबन होती रहती थी। हमेशा इस बात को लेकर वो झगड़ा करती रहती थी और भवानी शंकर शर्मा जो था वो इस बात को लेकर हमेशा डिप्रेशन में रहता था। हमेशा वो सोचता रहता था कि कैसे इनके बीच सुलह कराया जा सके। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो जिंदगी जी नहीं रहा था, वो बस जिंदगी काट रहा था। उसकी दिनचर्या कैसे भी बस चल रही थी। वो अपनी ओर से बहुत एफर्ट करता था कि कैसे भी वो अपनी पत्नी को खुश रख पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा इस चीज में नाकाम हो रहा था। 25 अप्रैल 2003 ये वो आखिरी दिन था जब भवानी शंकर शर्मा अपने पिताजी से मिलने के लिए गया और उसके बाद उसने घर पहुंचकर अपने पिताजी को बताया भी कि हाँ पिताजी मैं घर पहुंच चुका हूँ। लेकिन उस फोन कॉल के बाद ना तो उसने पिताजी से कभी बात की और ना ही कभी उनके घर पर मिलने के लिए गया। अपने बेटे के यूं अचानक गायब हो जाने की वजह से उसके पिता दुर्गा प्रसाद और माता भंवरी देवी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अचानक से गायब कहाँ हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि भवानी अचानक से यूं गायब हो जाए और अपने पिताजी को फोन भी ना करे। लेकिन दुर्गा प्रसाद को जब ये पता चलता है कि गोडाउन पर वो नहीं बल्कि उसकी बीवी यानी कि निधि जा रही है, तो इसके बाद दुर्गा प्रसाद अपनी बहू को यानी कि निधि को कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। आजकल भवानी कॉल नहीं कर रहा है, आजकल आ नहीं रहा है, आखिर क्या हो गया उससे, वो है कहाँ। लेकिन इस बात का अच्छे से जवाब देने के बजाय निधि उल्टा उस पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा परवाह हो रही है उसकी तो खुद जाकर गोडाउन में जाकर देख क्यों नहीं आते। लेकिन प्लीज मेरे घर पर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारा सेवा सत्कार करने के लिए नहीं बैठी हूँ। दुर्गा प्रसाद को उसकी बातों का थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी कैसी है और वो उसे देखना नहीं चाहती। ये बात उसे बहुत अच्छे से पता था। इसलिए जब निधि के थ्रू भवानी शंकर शर्मा का पता नहीं लगता है तो उसके पिताजी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाते, और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले रिश्तेदारों से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। लेकिन इस बात का आंसर सबने एक ही दिया कि हमें भवानी शंकर शर्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इस बात को लेकर ऐसा भी नहीं था कि निधि परेशान नहीं थी, निधि परेशान थी, लेकिन वो अपने ससुराल वालों से इस चीज में कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी। मतलब वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहती थी। 4 मई 2003 सुबह के 5 बज रहे थे। एक अखबार वाला दुर्गा प्रसाद के घर पर एक अखबार फेंकता है। अखबार फेंकने के बाद वो वहां से चला जाता है और दुर्गा प्रसाद ने जैसे ही अखबार को पढ़ना शुरू किया, उसके कुछ समय के बाद ही उसके चेहरे से मानो रंग उड़ गया था। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे, वो नीचे जमीन पर गिर गया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिरकार उसने उन खबरों में आखिर ऐसा पढ़ क्या लिया था जिसकी वजह से अचानक से वो इतने ज्यादा इंटेंस हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए। उसने आखिरकार ऐसा क्या पढ़ा था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उस अखबार के हेडलाइन पर लिखा हुआ था कि सावर पुलिस को एक कटा हुआ इंसान का शव मिलता है, जिसकी धड़ अलग है और जिसका सिर अलग है और उसकी पूरी बॉडी जली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके लेफ्ट आई के नीचे स्टील के तार लगे हुए हैं और वहीं मृतक की कलाई पर एक मौली का धागा बंधा हुआ है। मौली का धागा बेसिकली हम उसे कहते हैं जैसे ये कच्चे धागे टाइप का होता है। ये खबर पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद परेशान इसलिए हो गए क्योंकि जब उसका बेटा जवान था, मतलब जब वो यंग एज में था, तो उस समय पर उसकी एक एक्सीडेंट हो गई। मतलब भवानी शंकर शर्मा जो था उसकी एक एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बेटे को फेशियल सर्जरी करानी पड़ती है और जिस फेशियल सर्जरी में उसके लेफ्ट आई के नीचे स्टील के कुछ तार लगाए जाते हैं। और यही वजह थी कि जब दुर्गा प्रसाद उस खबर को पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं यह मेरे बेटे भवानी शंकर शर्मा की लाश तो नहीं है। इसके बाद दुर्गा प्रसाद जो थे वो अपने तीनों बेटे को फोन करते हैं और साथ ही दामाद जो थे अरुण कुमार बोहरा उसको भी फोन करते हैं और उसके साथ ही उसकी बीवी जो थी निधि शर्मा उसको भी फोन लगाते हैं और सबको इस बात की जानकारी देते हैं कि अखबार में मैंने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी है। उसके बाद दुर्गा प्रसाद ने कहा कि आप लोग सारे मिलकर मेरे घर पर आइए, हम लोग सभी मिलकर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर ये इंसान है कौन। लेकिन उसकी बीवी निधि शर्मा उसके घर पर नहीं आती और दुर्गा प्रसाद को तो पहले से ही मालूम था कि उसकी बीवी उसे देखना नहीं चाहती थी। एंड दैट्स द रीजन कि वो उसे वहां से पिक करते हैं, मतलब उससे निधि को उसके घर से पिक करते हैं। निधि भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ जाने से पहले उसने सारे घरों में
ताला लगाया और वहां से सारे लोग पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। जब सारे लोग सावर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो दुर्गा प्रसाद बताते हैं कि मेरा बेटा भवानी शंकर शर्मा 8 दिन से लापता है और ना ही उसका फोन लग रहा है, ना ही वो मेरे घर पर आ रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो इतने दिनों तक गायब रहे। और आजकल वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा है, आजकल वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो है कहाँ। आप प्लीज उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कीजिए। और जो बॉडी आपको मिली है वो कहीं ना कहीं मेरे बेटे से रिलेट करती है, क्योंकि मेरे बेटे की भी फेशियल सर्जरी हुई थी और उसके लेफ्ट आई के नीचे स्टील के तार लगाए गए थे। तो इस वजह से भी हमें शक हो रहा है कि कहीं हो ना हो ये हमारे बेटे भवानी शंकर शर्मा की ही लाश तो नहीं है। उसके बाद वहां के जो एसएचओ थे सुरेंद्र सिंह, वो एक हवलदार को इशारा करते हैं कि जाओ और लॉकर नंबर 65 से वो एक थैला लेकर आओ। उसके बाद जैसे वो हवलदार उस थैले को लेकर आता है और वहां के जो एसएचओ थे उस थैले में से कुछ कपड़े को निकाल कर दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे देखते ही उसकी बीवी पहचान लेती है कि ये और किसी की नहीं बल्कि मेरे पति भवानी शंकर शर्मा की ही लाश है और ये कपड़ा भी उसी का है। और इतना कहते ही उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगती है। और इस बिहेवियर को देखकर वहां के जो एसएचओ थे सुरेंद्र सिंह जो था वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते कि अचानक से ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, अभी तो इधर उधर आराम से देख रही थी, बातें कर रही थी, बट अचानक से इतनी ज्यादा परेशान कैसे हो सकती है। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा कुछ जानना था। मतलब वो और क्या बता सकती है उस बॉडी के बारे में और उस भवानी शंकर शर्मा के बारे में, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये बॉडी जो है उन्हीं की है। तो इस बात को और भी ज्यादा कंफर्म करने के लिए वो बताती है कि जो भी आपको टेबल कवर वगैरह मिले हैं, जो भी आपको ये चादर वगैरह मिली है, ये मेरे घर की ही है। इतना कुछ सुनने के बाद भी उसके पिताजी शांत कैसे रह सकते थे। उन्हें ना चाहते हुए भी ये कंफर्म करना पड़ा कि ये जो बॉडी मिली है पुलिस को, ये उसके बेटे की ही है। उसके बाद दुर्गा प्रसाद पुलिस वालों को बताते हैं कि ये जो बाएं आंख के नीचे जो आपको स्टील के तार दिखे हैं, ये मेरे बेटे के आंखों के नीचे ही लगे थे। क्योंकि वो जब यंग था, जिस समय वो यंग एज का था, तो उस समय उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर साहा को उसकी फेशियल सर्जरी करानी पड़ी थी। और इसी वजह से उसके बाएं आंख के नीचे ये स्टील के कुछ तार लगे हुए हैं। और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप डॉक्टर साहा से बात करके कंफर्म हो सकते हैं। उसके बाद बिना समय गवाए पुलिस वाले ने डॉक्टर साहा को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद उनसे ये पूछा कि क्या आपने फेशियल सर्जरी किसी की थी। तो डॉक्टर साहा जो थे वो पुलिस वालों को बताते हैं कि हाँ, हमने 3 लोगों की फेशियल सर्जरी की थी, जिसमें से वो तीनों का नाम बताते हैं। तो नाम बताने के बाद पुलिस वाले उन तीनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से 2 लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन तीसरे लोग जो भवानी शंकर शर्मा था, उनकी खोज पुलिस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पुलिस भी कंफर्म हो जाती है कि ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि भवानी शंकर शर्मा की ही है। अब ये एक चीज तो कंफर्म हो गया था कि ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि भवानी शंकर शर्मा की ही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार भवानी शंकर शर्मा की जान ली किसने थी, और अगर किसी ने उसे मारा भी था तो इतनी बुरी तरीके से। आई मीन सीरियसली, पहले उसे काटा, फिर उसके बाद उसके सिर को जलाया, फिर उसके बाद उसके धड़ को जलाया, और उसके बाद जो बॉडी पर एक भी कपड़े उसने छोड़ा नहीं था। तो आखिरकार अगर किसी को मारना भी था तो बेसिकली ऐसे भी मार सकता था, मतलब नॉर्मली भी उसे मार सकता था। इसके बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो परिवार वाले जो थे वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, कोई इसे ब्लेम कर रहा है, कोई उसे ब्लेम कर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी निधि शर्मा जो थी वो उस अपने ननद नंदोई को ब्लेम करती है कि हो ना हो इसने ही मेरे पति की जान ली, इसने ही भवानी शंकर शर्मा की जान ली, क्योंकि वो उसके कारोबार को हड़पना चाहती थी। इसके बाद पुलिस वाले एक की बात सुनकर तो किसी को सजा नहीं दे सकते, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इसके बाद उसने एक एक करके सबसे पूछना शुरू किया। इस बीच सबकी बात में एक चीज कॉमन था कि निधि और भवानी शंकर शर्मा के संबंध अच्छे नहीं थे। वो दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते थे, चाहे उसकी ननद और नंदोई की बात हो या फिर उसके माता पिता की। सबने एक ही चीज कहा कि निधि हमेशा भवानी शंकर शर्मा से इस बात को लेकर लड़ते झगड़ते रहती थी कि आप प्लीज अपने माता पिता से मत मिलिए,
आप उनके पीछे प्लीज अपना दिमाग मत लगाइए, उनसे बात नहीं कीजिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को ये पता चलता है कि निधि शर्मा का जो भाई था उसकी भवानी शंकर शर्मा से बहस होती रहती थी। वो हमेशा अपनी बहन को लेकर अपने जीजा से लड़ाई करते रहता था। इस बात को सुनते ही पुलिस वाले बिना देरी किए निधि शर्मा का जो भाई था उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पहले तो नॉर्मली निधि शर्मा के भाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब इसके बाद भी उसका भाई कुछ कहने को तैयार नहीं होता, जब वो कुछ भी नहीं कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके बोलने लगता है, पुलिस वाले उसे टॉर्चर करने लगते हैं, वो भी निधि शर्मा के सामने। और जैसे ही उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं, निधि शर्मा बिल्कुल टूट जाती, बिल्कुल बिखर जाती है और वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद निधि शर्मा सब कुछ बताती है कि उसने कैसे अपने ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। निधि हर चीज बताती है कि उसने कैसे धड़ को अलग करने के बाद जो भी खून वगैरह निकल रहे थे, जितने भी खून निकले, उसे एक जार में बंद करके बॉडी को नीचे की जो धड़ थे उसे बेसमेंट पर लेकर गई और उसे जलाने की कोशिश की, बट उसका धड़ ना जल पाने की वजह से वो अधजला ही रह गया। तो उसके बाद उसका जो सर था उसे लेकर छत पर गई और वहां पर गैस के सहारे उसे जलाया। और जब वह सर पूरी तरीके से जल गया, सिर जलाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि अब इस सिर की कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाएगी। अब ना तो इसका कोई आइडेंटिफिकेशन है और ना ही कोई इसे पहचान पाएगा कि आखिरकार ये सर किस इंसान का है, किस आदमी का है। इसके बाद उन्होंने उस डेड बॉडी के ऊपर जो भी कपड़े वो चिपक गए थे या फिर लग गए थे उसके ऊपर, उन सारे कपड़ों को हटाते हैं और वो जो खून निकला था उसके बाद वो खून जिस जिस कपड़े में लगा था उन सारे कपड़ों को लेती है और उसके सिर को लेती है, उसके धड़ को लेती है और उन सारा चीज को लेकर वो उसे कार में रखती है और सारे लोग सावर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। मर्डर वेपन जो उसने यूज की थी उसे बबूल की झाड़ियों में फेंक देती है और उसके बाद उसका प्लान था कि जो भी सिर और धड़ है उसे हम बनास नदी में फेंक देंगे और उसके बाद हम लोग वहां से निकल जाएंगे। इसी क्रम में जब वो लोग जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और यही वजह थी कि वो धड़ को वहीं पर पास से सुनसान कुएं में फेंक देते हैं और सिर जो था उसे बनास नदी के पास फेंक देते हैं और जो शर्ट था जिस पर खून लगा हुआ था वो भी कुछ दूरी पर फेंक देते हैं और जो भी जार था उसे हटुंडी के पास जमीन में दफन कर देते हैं। और इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद वो लोग किशनगढ़ की ओर रवाना हो गए। जब पुलिस की टीम निधि से पूछताछ करती है कि उसने अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, उसने अगर उसे मारना ही था तो नॉर्मली भी उसे मार सकती थी, उसे पॉइजन देके या फिर कैसे भी, बट इतनी ज्यादा बेरहमी से उसकी हत्या करने के पीछे वजह क्या थी? तो निधि बताती है कि उसका पति अय्याशी करता था और वो फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली जाता था और कई महिलाओं के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। और इतना ही नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने ही प्रॉपर्टी को ननद नंदोई के नाम कर दे और या फिर उसके माँ बाप के नाम कर दे। और यही सब बातें वो अपने भाई को और अपने माँ बाप को भी बताती थी। और आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया, जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो अपने ही ड्राइवर के साथ मिलकर भवानी शंकर शर्मा की हत्या करने की साजिश रची, जिसमें वो बताती है कि उसका ड्राइवर जो था अशोक वैष्णव, उसने उसके पति से एक गाड़ी ली थी, सुमो गाड़ी, और वो उसे ये कहती है कि अगर तुम मेरा इस प्लान में साथ देते हो तो मैं तुम्हें वो गाड़ी, वो जो फाइनेंस पे वो जो गाड़ी है, मैं उसे फ्री कर दूंगी। तुम उसे गाड़ी घर ले जा सकते हो और अपने पास रख सकते हो, तुम्हें उस गाड़ी के कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे अब। और वो ये भी कहती है कि अगर तुमने इस प्लान में मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगी। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदा, अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए, बिकॉज उसके पास पैसे की ऑलरेडी कमी होती है और इसी वजह से वो उस गलती में, वो गलती कह सकते हैं या फिर उस क्राइम में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब उन्हें ये भी पता चलता है कि उसकी बीवी का, यानी कि निधि शर्मा का और उसके अपने ही ड्राइवर के साथ उसका अवैध संबंध भी था। लेकिन इस बात को वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए क्योंकि उसके पास ना तो कोई उसके खिलाफ एविडेंस थे और ना ही और कुछ।
और वहां से लौटने के बाद जब वो उस बॉडी को फेंक कर आई थी तो वहां से लौटने के बाद वो वहां की जो मेड थी जो उस घर में काम करने के लिए आती थी उसे ये कहती है कि तुम इस फर्श को क्लीन कर दो। और जब वो मेड उससे पूछती है कि मैम ये खून के धब्बे कहाँ से आए, तो वो ये कहकर टाल देती है कि ये खून के धब्बे नहीं है बल्कि ये कलर है, तुम चुपचाप साफ कर दो इसे। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो सबूत है जिसकी वजह से निधि को दोषी माना जाता है। भवानी शंकर शर्मा को डायरी लिखने की आदत थी और उसने डायरी में क्या क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मई 2002 पेज नंबर 134। सुबह से ही निधि मुझ पर तलाक देने के लिए जोर दे रही है और जब मैंने मना किया तो वो घर छोड़कर जाने लगी और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए और उस पर फोन भी किया क्योंकि मुझे पता था कि दोपहर 1 बजे के बाद कोर्ट बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी दोपहर 1 बजे के बाद वो मेरे साथ कोर्ट चलने की जिद की और जब हम लोग कोर्ट पहुंचे तो तब तक कोर्ट बंद हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी वो वकील के पास जाने की जिद करने लगी और जब हम लोग वकील के पास गए तो उन्होंने हम दोनों को समझाने की कोशिश की पर वो समझने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हो रही थी। इसके बाद निधि गुस्से में वहां से निकलकर मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली। जब मैं घर पहुंचा तो पता चलता है कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को ये कहा था कि घर के अंदर दोनों बच्चों को बंद कर देना और बाहर से गेट लगा देना और इसके बाद वो 11 बजे घर लौटी थी। 20 मई 2002 पेज नंबर 139। निधि ने मुझसे कहा कि तुमने मेरे परिवार वालों को फोन क्यों किया और मेरे स्वभाव के बारे में क्यों उनसे बताया और क्यों तुमने मेरी शिकायत मेरे ही परिवार वालों से किया, क्या तुम मेरा इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं कंपनी के स्टाफ को बाहर निकाल दूं या फिर मैं कंपनी बंद कर दूं और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा कंप्लेंट पुलिस में कर देगी। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और उसने एक ही जिद लगा रखी थी कि उस स्टाफ को उस कंपनी से निकालना ही पड़ेगा और वो मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती और ना ही मेरे बच्चों के लिए। जब मुझसे नहीं रहा जाता तो मैं उसके घर वालों से उसकी शिकायत करता हूँ और इसके बाद भी उसके घर वाले इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और वो रात में डेली घर लेट से आती है। 4 जून 2002 पेज 154। मुझे डर है कि मेरे खाने में आजकल वो जहर मिलाती है क्योंकि आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई और मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसे दाल खाने को कहा तो वो उल्टा उस दाल को लेकर जाकर बाहर फेंक देती है और उसके बाद मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। 23 जुलाई 2004 जज के द्वारा निधि शर्मा और अशोक वैष्णव को भवानी शंकर शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन इसके बाद भी निधि शर्मा और अशोक वैष्णव ने इस केस को लेकर हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद भी यह सजा कम नहीं हुई बल्कि यह सजा बरकरार रहती है। निधि शर्मा और भवानी शंकर शर्मा के 2 बेटे थे, पहला कैप्टन और दूसरा पंछी। और पिता की डेथ हो जाने के बाद और माँ के जेल चले जाने के बाद उन दोनों का लालन पालन उसके रिश्तेदार वाले करते हैं। अब तक निधि शर्मा का सजा पूरा हो चुका है और अब वो दूसरे जगह रह रही है और अभी भी उसके खुद के बेटे के साथ कैप्टन और पंछी उर्फ संस्कार के साथ उसके प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और अभी भी ये केस चल ही रहा है। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद।